जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 की लेसन नंबर 3 है। पहली और बूझों ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे और उन्होंने प्राप्त हुई पुरस्कार राशि से अपने माता पिता के लिए वस्तु खरीदने का निश्चय किया। वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विविधता देखकर उलझन में फंस गए। दुकानदार ने उन्हें यह समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती हैं तो कुछ संश्लिष्ट कृत्रिम हैं। उसके पास ऊनी मफलर तथा शाल भी थे। दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियाँ भी थीं। पहेली और बूझो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इन विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर तथा एक सूती साड़ी खरीदी। कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहेली और बूझों ने अपने आसपास में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने यह देखा कि बेडशीट, कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिए और झाड़न डस्टर आदि ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हैं। यहाँ तक कि उनके अपने बस्ते तथा बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने हैं। उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी अथवा संश्लिष्ट कृत्रिम के रूप में की। क्या आप भी इन वस्त्रों से कुछ की पहचान कर सकते हैं? वस्त्रों में विविधता। क्रियाकलाप 1। अपने पास के किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण कीजिए। सिलाई के बाद बचे कपड़े की कतरन एकत्र कीजिए। कपड़े की प्रत्येक कतरन को स्पर्श करके उसके स्पर्श का अनुभव कीजिए। दर्जी की सहायता से उससे पूछकर कुछ कपड़ों पर सूती, रेशमी, ऊनी, संश्लिष्ट के लेबल लगाने का प्रयास कीजिए। क्या आप यह जानना चाहते हैं कि ये विभिन्न कपड़े किस प्रकार बनते हैं? जब आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं तो वह एक सतत टुकड़ा प्रतीत होता है। अब इसे ध्यान से देखिए। आपने क्या देखा? चित्र 3.2 में। क्रियाकलाप 2। सूती कपड़े का वही टुकड़ा चुनिए जिस पर अपने क्रियाकलाप 1 में लेबल लगाया था। इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा ढूंढने का प्रयास कीजिए और इसे बाहर खींचिए। यदि कोई ढीला धागा दिखाई न दे तो पिन अथवा सुई की सहायता से आप एक धागा धीरे से बाहर खींच सकते हैं। हम यह देखते हैं कि धागों को एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बनता है। ये धागे किससे बनते हैं? ये देखो, यहाँ पर धागा खींचा जा रहा है। क्रियाकलाप 3। किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई धागा बाहर निकालिए। इस धागे के टुकड़े को मेज पर रखिए। इस धागे के टुकड़े के एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाइए। धागे के दूसरे सिरे को इसकी लंबाई के अनुदिश चित्र 3.4 में दर्शाए के अनुसार अपने नाखून से खरोंचिए। क्या आप इस सिरे पर यह देखते हैं कि धागा पतली लड़ियों में विघटित हो गया? यहाँ पर देखो, ये नाखून से वो खरोंच रहे हैं। अब यहाँ पर खरोंचने के बाद धागा जो है लड़ियों से
लड़ियों में विघटित हो गया। सुई में धागे को पिरोने डालने का प्रयास करते समय भी आपने ऐसा ही परीक्षण किया होगा। कई बार धागे का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। ऐसा होने पर धागे को सुई के नोक से गुजारना कठिन हो जाता है। धागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ भी अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें तंतु कहते हैं। वस्त्र धागों से मिलकर बनते हैं तथा धागे भी आगे तंतु से मिलकर बने होते हैं। ये तंतु कहाँ से आते हैं? कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी, ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। रुई तथा जूट पटसन पादप से प्राप्त होने वाले तंतु के उदाहरण हैं। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन भेड़ अथवा बकरी के कर्तित ऊन से प्राप्त होती है। इसे खरगोश याक तथा ऊँटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का उपयोग होता था। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, से तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। इन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतु के कुछ उदाहरण हैं। बूझों ने यहाँ दिखाई गई कुछ वस्तुओं को संग्रहालय में देखा। इन्हें योद्धा पहनते थे। वह यह जानना चाहते हैं कि क्या ये भी किसी प्रकार के तंतु से बने होते हैं। हाँ, ये तांबे के शायद बने होते हैं। कुछ पादप तंतु। रुई। क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बत्तियां बनाई हैं? इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लाते हैं? इस रुई का उपयोग गद्दों, रजाइयों अथवा तकियों में भी किया जाता है। कुछ रुई लीजिए, इसे खींचकर पृथक कीजिए और इसके किनारों को ध्यान से देखिए। आपने क्या परीक्षण किया? ये छोटी पतली लड़ियाँ जिन्हें आप देख रहे हैं, कपास तंतुओं से बनी हैं। रुई कहाँ से आता है? इसे खेतों में उगाया जाता है। साधारणतया कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली तथा जलवायु उष्ण होती है। क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है? कपास पादप के फल कपास गोलक लगभग नींबू की माप के होते हैं। पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं तथा अब कपास तंतु के ढके बिनौले कपास के बीज, बिनौले को कपास को बीज कहा जाता है, को देखा जा सकता है। क्या आपने ऐसा कपास खेत देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है? इस समय खेत कपास के परिफलों रोगों से इतना श्वेत हो जाता है जैसे हिम ने ढक लिया हो। यहाँ पर ये कपास का खेत है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि हर जगह बर्फ़ जमे हुए हैं, हिम जमी हुई है। साधारणतया इन कपास बालों से कपास को हस्तचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके पश्चात कपास से बीजों को ककतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग भी किया जाता है।
ये हाथ से कपास का ओटन कर रहा है। जूट पटसन। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को धागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। ऐसे कैसे किया जाता है? सूती धागे की कताई। आप स्वयं सूती धागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। क्रियाकलाप 4। एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, दूसरे हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकी भरिए और इसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए तथा रेशों को लगातार ऐंठते भी रहिए। क्या आप धागा बना सकते हैं? रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्त हस्त ताकुआ का भी उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों को हाथ से कते तागों से बुने वस्त्रों, खादी को पहनने तथा ब्रिटेन की मिलों में बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का निर्माण किया, जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कहते हैं। बृहद पैमाने पर तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। इनमें दो प्रमुख विधियां बुनाई तथा बधाई हैं। बुनाई क्रियाकलाप 2 में आपने ध्यान दिया होगा कि वस्त्र तागों के दो सेटों, जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है, से मिलकर बनते हैं। तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई वीविंग कहते हैं। आइए कागज की कुछ पट्टियों को बुनने का प्रयास करते हैं। क्रियाकलाप 5। भिन्न रंगों की दो कागज की शीट लीजिए। दोनों में 30 सेंटीमीटर लंबाई तथा 30 सेंटीमीटर चौड़ाई की वर्गाकार शीट काटिए। अब इन दोनों शीटों को आधा मोड़िए। एक शीट पर चित्र 3.12 A में दिखाए अनुसार रेखाएं खींचिए तथा दूसरी शीट पर चित्र 3.12 B में दिखाए अनुसार रेखाएं खींचिए। दोनों शीटों को खींची गई रेखाओं के अनुदिश काटिए और फिर शीटों के मोड़ों को खोलकर इन्हें फैला लीजिए। एक शीट की पट्टियों को एक एक करके दूसरी शीटों
दूसरी सीट के काटवों, यहाँ पर एक बनाया गया है कागज़ से, कपड़ा की कलाकृति बनाई गई है कागज़ में। चित्र 3.12 सी में दिखाए अनुसार बुनिए। चित्र 3.12 डी में पट्टियों के बुनने के पश्चात नमूना दिखाया गया है। इसी ढंग से तागों के 2 सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। तागे वास्तव में कागज़ की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। करघे या तो हस्तचलित होते हैं या अथवा विद्युत चलित। एक विशेष प्रकार की बुनाई, ये हथकरघा है। क्या कभी आपने यह ध्यान से देखा कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं? इनकी बुनाई निटिंग में किसी एकल तागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी तागे को खींचकर देखा है? जब आप ऐसा करते हैं तब क्या होता है? एकल धागा लगातार खींचता चला आता है तथा वस्त्र उधड़ता जाता है। मोजे और बहुत सी अन्य पहनने की वस्तुएं ऐसी बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती है। इस प्रकार की बुनाई हाथों से तथा मशीनों द्वारा की जाती है। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। वस्त्र सामग्री का इतिहास। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया करते थे? वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल, बड़ी बड़ी पत्तियां अथवा जंतुओं की चर्म और समूर से अपने शरीर को ढकते थे। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियों तथा घासों को बुनकर चटाइयाँ और डालियाँ टोकरी बनाना सीखा। लताओं, जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियाँ बनाई, उनको बुनकर वस्त्र तैयार किए। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। फ्लैक्स भी एक पादप है जिसे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्र से आच्छादित करते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के कपड़े तैयार किए। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नताएं आ गईं। परंतु क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ियाँ, धोतियाँ, लुंगियाँ तथा पगड़ियों का बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता
देखने को मिलती है। ठीक उसी प्रकार वस्त्रों एवं पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। खेतों में कपास पैदा होता है, कपास गोलक पैदा होता है, फिर उसे उटा जाता है, फिर उससे रेशे बनाई जाती है, फिर रेशे की कटाई करके धागे बनाए जाते हैं, फिर उनकी बुनाई या बंधाई द्वारा वस्त्र बनाए जाते हैं। सारांश: वस्त्र सामग्री अथवा वस्तुओं में विविधता होती है, जैसे सूती, रेशमी, ऊनी, पॉलिएस्टर। वस्त्र तागों से बनते हैं जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है। तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं अथवा संश्लिष्ट। रेशम, ऊन, जूट कुछ प्राकृतिक तंतु हैं, जबकि नायलॉन, पॉलिएस्टर कुछ संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। तागों की बुनाई दो प्रकार से की जाती है जिनसे वस्त्र बनता है।